हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम एवरेज अर्थात औसत के बारे में जानेंगे। यह हमारी औसत की पहली कक्षा है और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि औसत कहते किसे हैं। औसत का तात्पर्य होता है मध्य मान। तो मध्य मान का अर्थ क्या है? जैसे अगर किसी कक्षा में बच्चे अलग अलग उम्र के पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉम्पिटिटिव बैच को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वहां जो बच्चे होंगे वह कुछ बच्चे 16 साल, कुछ 17, कुछ 18, कुछ 20, कुछ 22, कुछ 23 इस तरह के होंगे। कुछ इनसे ज्यादा भी होंगे, कुछ इनसे कम भी होंगे। तो अगर पूछा जाए कि हमारी कक्षा में किस उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारी कक्षा में किस उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरा सिंपल सा जवाब होगा कि हमारी कक्षा में औसतन 18 वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, जो कुछ ज्यादा था कम था उन दोनों के बीच की वैल्यू को लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं औसत बराबर सम ऑफ टोटल, दी गई संख्याओं का कुल योग। सम ऑफ टोटल, जितनी भी संख्या दिया गया है उनका कुल योग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल, या बोल सकते हैं टोटल नंबर। कितने नंबर हैं? टोटल नंबर। अब जैसे कहने का तात्पर्य है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे हमारी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो औसत क्या होगा? 15 जोड़ 20 जोड़ 25। अब देखिए, इसका कहने का तात्पर्य एवरेज का अर्थ क्या हो गया। जैसे हमें सवाल रहता है कि हमारी कक्षा में या किसी कक्षा में 15 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी कक्षा में 18 वर्ष, किसी कक्षा में 18 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तथा 24 वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बताएं कि इस कक्षा के बच्चों की औसत उम्र क्या है। देखिए, सवाल क्या है हमारे पास कि किसी कक्षा में 18 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तथा 24 वर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बताएं कि इस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की औसत उम्र क्या है। तो देखिए कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, यानी 4 बच्चे इस कक्षा में पढ़ रहे हैं। जो बच्चे हैं, एक बच्चा 18 का है, एक 15 का है, एक 20 का है और एक कितने का है? 24 का है। यानी 4 बच्चे हैं, चारों की उम्र अलग अलग है। इन बच्चे का औसत उम्र बराबर क्या होगा? तो औसत उम्र एवरेज बराबर आप क्या जानते हैं? सम ऑफ टोटल, दी गई संख्याओं का कुल योग। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4। तो चारों संख्या को हम आपस में क्या किए? जोड़ दिए। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल, कितने नंबर है? 1 2 3 4। तो डिवाइड किससे कर दीजिएगा? 4 से। अब टोटल को ऐड करिए, 4 0 4 प्लस 5 9 9 प्लस 8 17 7 हो गया। कैरी क्या बच गया? 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7। एक बार फिर से 2 2 4 एक 5 एक 6। देखिए सबको हम आपस में क्या किए? सबको जोड़ दिए। और कैरी एक मेरे पास था, उस कैरी को जोड़ देंगे। 6 प्लस 1 7। कितने हो गए? 77 बाय क्या? 4। हमने क्या किया? दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो कुल संख्या थी उससे हमने क्या किया? भाग दिया। अब भाग दे दीजिए। 19.25 ईयर, या आपका ऑप्शन हो सकता है 19.1/4 वर्ष, या फिर इसे आप कह सकते हैं 19, ये पूरा वर्ष में है, 1/4 वर्ष को मंथ में बदलने के लिए 12 से गुना, 4 तिया 12। इसे हम कह सकते हैं 19 वर्ष 3 माह। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी औसत आयु 19 वर्ष 3 माह है।
तो चलिए फिर इससे आगे थोड़ा बढ़ते, देखिए एक एक फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे। औसत के टोटल टाइप के फॉर्मूला, कितने टाइप के फॉर्मूले होते हैं, कितने का इस यूज किया जाना है, उन प्रत्येक फॉर्मूला को जानते जाएंगे और उससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि औसत का कहा जाए तो एक मात्र फॉर्मूला ये है, लेकिन इसके साथ साथ और भी फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन जिन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है आज की कक्षा में, उन सारे फॉर्मूले का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो कह सकते हैं यह हमारा एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी पहली कक्षा है, जिसमें हम एवरेज के बेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं वह, अगर उन्हें हमारी कक्षा पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच निश्चित रूप से शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो हमारे चैनल को कंटिन्यू शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने दोस्तों के फोन से, उन्हें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद भी हम देते हैं, जिनकी सहयोग से अब हम जल्द ही ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन सारे स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का, जो हमें ऑनलाइन कक्षा में आने में अपनी पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, भागीदारी निभा रहे हैं, ताकि हम ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश करें। हमारी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जाएगी और बढ़ के जब सब्सक्राइबर इतनी हो जाएगी कि हम आप सबके बीच ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश कर जाए, अर्थात कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। चलिए, तो वो तो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, लेकिन हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक और एवरेज का मैंने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जाना कि औसत बराबर क्या, सम ऑफ टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल या टोटल नंबर। तो औसत क्या है, दी गई संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की संख्या। और एक होता है एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखिए एवरेज स्पीड का पहला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत स्पीड, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ, औसत चाल बराबर 2 × S1 × S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। S1 प्लस क्या, S2। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या 2 × S1 × S2 बट S1 प्लस S2। S1 और S2 क्या है, तो S1 है पहली चाल, S2 है दूसरी चाल। लेकिन यह कब वर्क करेगा, जब आने तथा जाने में तय की गई दूरी का मान इक्वल रहे तब, यानी सेम दूरी ही तय करे, आने के समय और जाने के समय, यानी दोनों बार में दोनों चाल के लिए दूरी का मान इक्वल रहे, तब इसका इस्तेमाल कर सकते। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल को हम। देखिए जैसे सवाल है, एक बस 120 किलोमीटर की दूरी, एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो बताएं कि कुल यात्रा में बस की औसत चाल क्या है। देखिए सवाल क्या कर रहा था, एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तथा 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो बताएं कि कुल यात्रा में बस की औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड हमें पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर हम क्या जान रहे हैं,
औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलिए कुल दूरी देखिए, पहले दूरी क्या 120 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में, 4 घंटे में, और 80 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में, 5 घंटे में। 120 और 80 दोनों डिस्टेंस है, और एक 4 घंटा और एक 5 घंटा, दोनों क्या है, समय। चलिए अब देखिए औसत चाल हमें निकालना है, तो दोनों को आपस में पहले जोड़ देंगे। 120 और जोड़ क्या 80, 120 और 80 को जोड़ दीजिए, कुल दूरी कितना हो गया 200 किलोमीटर, और समय 5 4 9 घंटा। समय जो हो गए कितने हो गए 9 घंटे। अब इसे आप पूर्णांक में बदल सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2/9 किलोमीटर प्रति। तो इस तरह से कुल दूरी बटा कुल समय से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लगे कि हम भूल जाते हैं, एक लाइन खींच दीजिएगा। देखिए कैसे लाइन खींच के बनाना है। क्या कह रहा है, एक बस 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो पहला पॉइंट ए मानते हैं, ए से पॉइंट बी तक 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे, ऊपर डिस्टेंस लिख रहे हैं, नीचे टाइम। और 80 किलोमीटर की दूरी, ये पॉइंट सी हो गया, या शेष 80 किलोमीटर की दूरी क्या घंटे में, 5 घंटे में तय करती है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी ऊपर डिस्टेंस लिखे हैं, दोनों दूरी को आपस में जोड़ देंगे, और नीचे समय लिखे हैं, दोनों समय को आपस में जोड़ देंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आगे देखते हैं, हम प्रत्येक फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी अभी बता रहे हैं उनसे कम से कम एक एक सवाल जरूर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने देखा था एक और एवरेज स्पीड का। तो देखिए एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन, एक बस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। एक बस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, और पुनः वापस आने में वह इस दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। देखिए सवाल को हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। एक बस एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, और पुनः वापस आने में वह इस दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो बताएं कि कुल यात्रा में इस बस की औसत चाल क्या है। तो इस बस की औसत चाल, बस एक निश्चित दूरी, मान लीजिए पॉइंट ए से चली बस पॉइंट बी तक, जब जा रही थी बस तो इसकी स्पीड जो थी वह 30 किलोमीटर पर आवर था, और यहां तक पॉइंट बी तक पहुंच गया। और पुनः इसी दूरी को, देखिए दूरी निश्चित है, जिस दूरी को इसने जाते वक्त तय किया था, आते वक्त भी वह इसी दूरी को तय करता है, और आते वक्त इस दूरी को वह कैसे तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पूछा क्या गया है, तो बताएं कि कुल यात्रा में इस बस की औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड बराबर भाई फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 × S1 × S2 बाय S1 प्लस S2। देखिए दूरी सेम है तभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दूरी अलग अलग होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होगा। तो 2 S1 का वैल्यू क्या है 30, S2 का वैल्यू क्या है 20, S1 प्लस S2 30 प्लस 20, 2 × 30 × 20, दोनों का योग लीजिए 50, तो 2 × 6 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। तो कुल यात्रा में अर्थात आने तथा जाने में देखा जाए तो इस बस की औसत चाल कितनी निकली, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और सवाल हम इससे देखते हैं।
एक सवाल है, एक बस अपनी कुल यात्रा की एक बस अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो बताएं कि कुल यात्रा में इस बस की औसत चाल क्या है। देखिए सवाल क्या है, एक बस अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी, मान लीजिए बस को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जानी थी और इसकी वह आधी दूरी हाफ डिस्टेंस इस बी पॉइंट पर है। इस आधी दूरी को वह 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है और शेष आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। ये हाफ डिस्टेंस बटा 2, और ये भी क्या डिस्टेंस, जो भी दूरी उसकी आधी आधी दूरी है, अर्थात ए बी और बी सी आपस में क्या है, आधी आधी है। तो ए बी बराबर क्या है, बी सी का है। दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में औसत चाल निकालने के लिए एवरेज स्पीड बराबर हम 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर। तब औसत चाल बराबर 2, S1 का वैल्यू कितना दीजिएगा, 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय दोनों का योग, 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100। 60 प्लस 40 तो लिख सकते हैं 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय क्या, 100। 4 छक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। तो कुल यात्रा में इस बस की चाल कितनी निकली, 48 किलोमीटर पर। तो यहां भी ये फॉर्मूला काम किया, क्योंकि दोनों दूरी आपस में क्या थी, बराबर थी। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर दूरियां बराबर रहे तब एवरेज स्पीड के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते। अगर दूरियां बराबर ना रहे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। देखिए सवाल है, एक बस अपनी कुल यात्रा का 1/3 भाग, एक बस अपनी कुल यात्रा का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। एक बस अपनी कुल यात्रा का, मान लीजिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसको जाना है और उसका 1/3 पार्ट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तथा शेष दूरी को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। शेष दूरी को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो बताएं कि कुल यात्रा में इस बस की औसत चाल क्या होगी। हम एक बार पूरा सवाल पुनः दोहरा रहे हैं। एक बस अपनी कुल यात्रा का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है और शेष भाग को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो बताएं कि कुल यात्रा में इस बस की औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू। अब देखिए यहाँ 1/3 भाग है और यहाँ कितना भाग है, 2/3 भाग है। तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज स्पीड के लिए 2 इंटू S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दूरियां आपस में बराबर नहीं है। अगर इस मेथड से इस्तेमाल करिएगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सही आंसर कैसे आएगा, तो सही आंसर लाने के लिए यहाँ औसत चाल के लिए हमें एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का इस्तेमाल करना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल दूरी जो है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की हम x किलोमीटर मान लेते हैं।
ए से लेके बी तक दूरी x किलोमीटर, अगर उससे भी ना हो तो आप 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं। जो इच्छा करे, मानने की इच्छा है, आप जितना चाहे मान सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब ए से बी तक अगर 1 किलोमीटर ही माने, आपकी इच्छा करे x y z 100 200 जो इच्छा करे मान सकते हैं। 1 किलोमीटर मान लिए, ए से लेके बी तक कितना हो गया 1/3 किलोमीटर, 1/3 है। तो बी से लेके सी तक कहाँ, इस पॉइंट सी मान लेते हैं इसको, ए से बी तक 1, तो ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए से लेके सी, ए सी बराबर कितना 1/3 किलोमीटर। और ए से सी तक का स्पीड क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से लेके सी तक स्पीड क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ समय बराबर क्या, डिस्टेंस बटा स्पीड, दूरी बटा 4। डिस्टेंस आपका क्या था 1/3, स्पीड कितना था आपका 60। 3 नीचे कर दीजिए, 60 क्या हो जाएगा 3 गुने 60, 1/180, ये क्या हो गया 1/180 घंटा। चलिए और फिर इधर आते हैं इस पार्ट में, BC इक्वल टू कितना बच गया आपके पास, डिस्टेंस BC बराबर कितना 2/3 किलोमीटर, ये क्या हुआ डिस्टेंस। और यहाँ स्पीड आपको क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ समय क्या लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस आपका 2/3, स्पीड क्या है 40। चलिए 2 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, गुना 40, 1/60 1/60 घंटा या 1/180। अब हमें चाहिए क्या एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ए से लेके बी तक की कुल दूरी क्या है 1 किलोमीटर है, और कुल समय यहाँ देखिए, एक है 1/180 और एक है 1/60 घंटा। एलसीएम लेना होगा हमको किसका 180 और 60 का, क्या हो जाएगा 180, डिवाइड करिए 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 180 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 180 बटे कितना 4, अब भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अगर दूरियां अलग अलग दिया हुआ रहे, अगर दूरियां क्या दिया हुआ रहे अलग अलग दिया हुआ रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी बटा कुल समय का इस्तेमाल करना है। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 2 × S1 × S2 बट S1 + S2 का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है यह आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। आज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास है, यानी कहने का तात्पर्य हम फॉर्मूले के बारे में, टोटल एवरेज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले उनके बारे में जान रहे हैं, हम आगे जानेंगे। अब देखिए, आपको जो है औसत में कुछ नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या फिर वर्ग के बारे में औसत के लिए कहा जाएगा। जैसे आपको सवाल देखे होंगे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सवाल क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या पूछा, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमें क्या सवाल है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज बराबर क्या, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। तो 5 प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है प्राकृत संख्या है। तो हमें क्या था, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत। तो सारी प्राकृत संख्या को 5 को लिख दिए, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 5 करेंगे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटे क्या 5, कितना औसत आ गया 3।
लेकिन ये तो 5 तक था तो हम लिख दिए, निकाल लिए। अगर वही हमको 25, 50, 100, 150, 200, 250 कुछ भी आ सकता तो क्या करते? तो फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। लिख लीजिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर एवरेज इक्वल टू कौन सा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1 बाय 2। देखिए ये जो सोचिएगा हम हर एक चीज लिख 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 के बोलते चलेंगे तो वह नहीं होगा। आप अगर कक्षा में बैठे हैं, आप अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमारी कक्षा कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने साथ एक कॉपी और कलम रखिए। ऐसा नहीं कि कक्षा जैसे रामायण की तरह चल रही है, हम देख लिए, प्रवचन सुन लिए, चले गए, बिल्कुल नहीं। आप क्लास में जस्ट इस तरह अटेंड कीजिए क्लास, हमारी कक्षा को, कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, सर क्वेश्चन लिखा रहे, हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो साथ साथ स्टडी होगी। तो चलिए सवाल क्या था? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो ये तो बेसिक मेथड है। अब डायरेक्ट रहे तो क्या n प्लस 1 बाय 2। तो हम ये नहीं करते, हमें जैसे ही प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा गया था, हम एवरेज लिखते क्या? n प्लस 1 बाय 2। 5 का पूछा गया था तो 5 लिखते, प्लस क्या लिखते? 1 डिवाइड बाय क्या? 2। देखिए कितने आ गए? 3। सेम टू सेम। तो ये जो करना था, इससे बचने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें पूछ दिया जाए कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा? तो देखिए प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, हम डायरेक्ट लिखते एवरेज बराबर नेचुरल नंबर का पूछा है, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या जान रहे हैं? n प्लस 1 बाय 2। हम फॉर्मूला जान रहे हैं n प्लस 1 बाय 2। 25 प्राकृत संख्या, n क्या हो गया? 25 प्लस 1 बाय 2, अर्थात आंसर क्या आ जाता हमारा? 30। चलिए इस तरह से फिर आगे हम देखते हैं। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए सवाल क्या है? प्रथम 6 विषम ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट और 6 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ऑड नंबर कहते किसे? वैसी संख्या, देखिए ऑड नंबर रिपीट कर देते हैं हम, ऐसे हम संख्या के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो। तो ऑड नंबर विषम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जिसकी इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 रहे, या वैसी प्राकृत संख्या जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते। अब देखिए कहने का तात्पर्य क्या है? 7, 2, 4, 6, सिर्फ हम यूनिट प्लेस देखेंगे, क्या ये यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड है? अगर ये यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड है, इकाई का अंक 2 से डिवाइड है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी, अर्थात यह संख्या कैसी होगी? सम होगी। और 2 से डिवाइड नहीं है तो वह क्या होगी? विषम होगी। जैसे 3, 2, 4, 5, 7, अब देखिए इकाई अंक पे क्या है? 7 है, क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं है, तो क्या है ये? विषम है। तो जिन प्राकृत संख्या के इकाई के अंकों का योग 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम कहते हैं, अगर विभाजित हो तो उसे हम सम कहते हैं। तो हमें सवाल क्या था कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बाय प्रोसेस प्रथम 6 विषम संख्या कहा तो हम एवरेज बराबर क्या लिखेंगे? सम ऑफ टोटल। तो विषम क्या है? 1 है, 3, 5, 7, 9, देखिए कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
डिवाइड में किससे करना होगा? 6 से। तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 13 9 22, 22 हो गया, 13 9 22, 22 7 29, 29 5 34, 3 सॉरी 11 तो मैंने छोड़ ही दिया था, सॉरी। प्रथम 5 विषम संख्या और 6 बोला था। 1 3 5 7 9 के बाद क्या 11 लिखना था हमें, मिस्टेक से हम लिख दिए थे 13। तो चलिए प्रथम 6 विषम संख्या हो गया 11 9 20, 20 7 27, 27 5 32, 3 35 1 36, 36 बाय क्या 6। अब देखिए प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या हो गया? 6 ही हो गया। तो याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ऑड नंबर का एवरेज जो है n ही होता है, यानी जितनी संख्या कहा जाए उतना ही औसत होगा। जैसे मैं कहा गया था प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट हम क्या बोल देते 6। अब इसी तरह से हमें सवाल पूछा जाता कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल हमें क्या पूछा जाता? प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखते? एवरेज इक्वल टू, हमें 31 का पूछा गया था, डायरेक्ट 31 लिख के आंसर कर देते, यानी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इवेन नंबर, फर्स्ट 4 इवेन नंबर का एवरेज। तो प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए अभी तुरंत हम सम संख्या बोले कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 2 से विभाजित हो, या यूं कहें वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम सम कहते हैं। तो हमें सवाल क्या है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बाय प्रोसेस प्रथम 4 सम संख्याओं का एवरेज, 4 सम संख्या क्या है? 2 4 6 8 डिवाइड बाय क्या 4। प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत, चलिए 2 4 2 6 6 12 12 8 20 बाय क्या 4, कितने आ गए 5। तो ये तो आपका प्रोसेस हुआ। और डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना हो, एवरेज बराबर n प्लस 1। कहने का तात्पर्य है कि जितना पूछा जाए, जैसे हमारे सवाल में है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 4 जोड़ 1 4 प्लस 1, डायरेक्ट एवरेज बराबर लिखते 4 प्लस 1 कितने हो गए 5। इसी तरह से हमें सवाल आता कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल क्या रहता? प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम एवरेज बराबर क्या लिख देते? n प्लस 1। 15 का पूछा था, 15 प्लस 1 कितना आंसर हो जाता हमारा 16। देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से सवाल को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल रहता है, देखिए सवाल है हमें कि 11 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल क्या है? 11 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सवाल हमें क्या आ रहा है? 11 तक के विषम संख्याओं का औसत एवरेज बराबर 11 तक के बोला है, तो 11 तक में कौन कौन विषम संख्या आएगी? 1 3 5 7 9, 11 तक अर्थात 11 भी आएगा। डिवाइड कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करिए, ऐड करिए, टोटल 36 बाय 6 कितना आ गया 6। तो ये तो बाय प्रोसेस हुआ। अब सवाल क्या? 11 तक के विषम संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज बराबर n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, या n तक के विषम संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1 बाय 2। n तक के विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या? n प्लस 1 बाय क्या 2। जहां n बराबर लास्ट ऑड नंबर, n इक्वल टू लास्ट ऑड नंबर, जहां n किसके बराबर होगा? लास्ट ऑड नंबर के बराबर।
जैसे यहाँ में फॉर्मूला से निकालना होता तो 11 तक के विषम संख्या बोला तो लास्ट ऑड नंबर 11 तक में क्या आएगा 11 प्लस 1/2 11 1 12 बटा 2 कितने आ गए 6। अब इसी तरह से हमें सवाल आता 34 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 34 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है 34 तक, तो 34 तक में लास्ट ऑड नंबर पहले देखिए क्या है। 34 तक में लास्ट ऑड नंबर जो है वह क्या है 33। तो लास्ट ऑड नंबर हम क्या जान रहे हैं फॉर्मूला n + 1/2 जहां n बराबर लास्ट ऑड नंबर। तो 34 तक में पूछा है तो लास्ट ऑड नंबर क्या है 33 + 1/2 33 + 1 बटे कितना 2। तो 33 1 34 34 बटे कितना 2 कितने आ गए 17। देखिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 15 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 तक के सम संख्या अर्थात इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। तो सवाल क्या है 15 तक के सम संख्याओं का औसत। तो 15 तक के सम संख्या में क्या क्या सम है 2 4 6 8 10 12 14 कितनी सम संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय कितना 7 कर देते हैं। दो योग करते हैं 2 4 6 6 12 8 20 10 30 30 12 42 14 56 बटे कितना 7 8 टाइम्स आंसर क्या हो गया 8। तो n तक के सम संख्याओं का औसत बराबर n तक के सम संख्याओं का औसत बराबर n/2 + 1 n/2 + 1 जहां n बराबर लास्ट इवन नंबर। जहां n बराबर क्या लास्ट इवन नंबर। जहां n क्या है लास्ट इवन संख्या है। जहां n क्या है लास्ट इवन नंबर है। तो जैसे हमें सवाल पूछा गया था सवाल क्या था हमारा सवाल था कि 14 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते एवरेज बराबर क्या n/2 + 1। 14 तक में लास्ट इवन नंबर क्या है 14 बटे कितना 2। या 15 तक में रहता तो भी हम लिखते क्या 14 ही, क्योंकि 15 तक भी चल रहे हैं तो लास्ट इवन नंबर क्या है 14 और 14 तक में तो 14 ही रहेगा। तो 15 तक में भी चलेंगे तो लास्ट इवन नंबर 14 ही लिखेंगे। अब प्लस क्या 1 7 + 1 कितने हो गए 8। अब इसी तरह से हमें सवाल रहता 31 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल क्या रहता 31 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 31 तक का सम संख्या कौन कौन लास्ट सॉरी हमको क्या चाहिए 31 तक का सम संख्या ना। तो लिख तो सकते हैं 31 तक में बहुत ज्यादा सम है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या एवरेज बराबर n/2 + जहां n बराबर क्या लास्ट इवन नंबर। तो 31 तक में जो लास्ट इवन नंबर है वह क्या है। तो 31 तक का लास्ट इवन जो है वह क्या है 30। तो क्या लिखेंगे 30/2 + 15 + 1 कितने होंगे 16। देखिए आसानी से सवाल क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है। बस यहाँ कुछ कुछ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और एक एक करके हम फॉर्मूले आपको लिखाते जा रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है विश्वास है कि आप भी फॉर्मूला लिख के उस पे स्व अध्ययन जरूर करिएगा। जब तक स्व अध्ययन नहीं होती तब तक सफलता नहीं मिलती। तो स्व अध्ययन जारी रखें। आप अपने बुक के माध्यम से सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम चार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा।
प्रथम 4 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। चलिए फॉर्मूला, प्रथम 4 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। पहली प्राकृत संख्या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। डिवाइड कितना, 1 2 3 4। डिवाइड किससे कर दीजिएगा, 4 से। हमें यही सवाल था कि प्रथम 4 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे कितना, 16 9 25, 4 29, 1 30 बटा 4। चलिए 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 बटा 2 अर्थात क्या, 7.5। ये तो बाय प्रोसेस आया। अब प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछा जाए। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6, 2n प्लस 1 बाय क्या, 6। अब देखिए इसी को हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो औसत सवाल क्या था, प्रथम 4 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 4 प्राकृत संख्या कहा गया था तो पहली प्राकृत 4 प्राकृत संख्या था ना, तब पहली प्राकृत संख्या से कोई मतलब नहीं। n बराबर क्या लिख दीजिएगा, 4 प्लस 1 इंटू 4 गुने 2 प्लस 1 बटा कितना, 6। 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9 बाय क्या, 6। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 बटे 2 अर्थात 7.5। देखिए सेम आंसर आया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में हमें सवाल दे दिया जाए कि प्रथम 14 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम 14 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा एवरेज बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या, 6। n का वैल्यू क्या, 14 पूछा है ना, तो 14 प्लस 1 इंटू 2 गुने 14 प्लस क्या 1 डिवाइड बाय क्या लिखिएगा, 6। 14 1 15 गुना 14 दूनी 28 1 29 बाय क्या, 6। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 9 5 45, 9 5 कितना हो गया, 45 का 5, 9 5 45 का 5। अब कैरी क्या बच गया, 4, 5 दूनी 10 4 14, 145 बटा 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 72.5। देखिए अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें जो बार बार जोड़ घटाव गुना करना पड़ता था कि हम वर्ग निकालें फिर औसत निकालें, और इतना संभव भी नहीं है कि एग्जाम में सबका स्क्वायर लिखें फिर जोड़ें फिर बनाएं, तब तो समय आपको इतना मिलेगा ही नहीं। और अगर समय में इस्तेमाल भी कर लिए बना के तो अदर सवाल का समय गया आपसे। तब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों अर्थात क्यूब का औसत क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत देखना है तो एवरेज बराबर हम लिख देते हैं क्या, फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला नहीं पहले बेसिक, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डिवाइड बाय क्या, 5। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का कितना 125 डिवाइड बाय क्या, 5। अब सॉल्व करिए इसको। चलिए देखिए 5 4 9 7 16, 16 8 24, 1 25 का 5, कैरी क्या बच गया हमारे पास 2, 2 6 2 8, 2 10, कैरी 2 था 2 12। अब चलिए कैरी क्या बचा 1 1 1 2, 225 बटा 5, 4 5 20, 5 25
औसत क्या आ गया 45। लेकिन ये तो आपका बाय प्रोसेस हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय क्या, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय क्या। तो चलिए, तो n का वैल्यू यहाँ क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का हमें पूछा गया था, तो 5 और 5 प्लस 1 का स्क्वायर बाय क्या 4, 5 इंटू 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा 4, देखिए 9 बचे 45, डायरेक्ट आ गया 45। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए सवाल कि प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का क्यूब का औसत क्या होगा। तो प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। n का वैल्यू क्या लिखिएगा 16 इंटू 16 प्लस 1 का स्क्वायर बटे कितना 4। अब देखिए ये कटता है तो कटा दीजिए, 4 इंटू 16 1 17, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289, 289। 17 का स्क्वायर कितना 289, 289। चलिए 9 चौका 36, 8 चौका 32, 36 था कैरी 3 बचा हुआ था, तो 32 3 35 और 4 दूनी 8 3 11, 1156। क्या 17 तक का क्यू लिख के उसका घनमूल निकाल के और फिर लिखना इतना था, जल्दी बन सकता था। तो ऐसी सवाल के लिए आपको एकदम निश्चित रूप से फॉर्मूले को याद रखना ही। तो चलिए अब संख्या में थोड़ा एक और आगे बढ़ते हैं। सवाल है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत, अभाज्य सबसे पहला क्या है 2 है, 2 3 5 7 11 बटे कितना लिखिएगा 5। देखिए 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 में किससे लगता है 1 से लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है। 2 सम नहीं, पहला अभाज्य भी है और सम भी है, तो सबको जोड़ दीजिए 2 3 5 5 10 7 17 11 28 बटे क्या 5, 5.6। याद रखिए अभाज्य संख्या का जब भी औसत पूछा जाए तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको निकाल कर ही सवाल का जवाब देना है। जिनके बीच का भी पूछा जाए आपको निकाल के ही सवाल का जवाब देना होगा। ये जो सोचेगा हम डायरेक्ट आंसर कर दें, या नहीं होगा, आपको सवाल निकालना होगा अभाज्य कौन कौन सी है। फिर जैसे सवाल रहेगा हमें कि 10 और 30 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, या 10 से 30 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको एकदम निकालना ही पड़ेगा। तो एवरेज बराबर हमें 10 से 30 के बीच के अभाज्य संख्या को ढूंढना होगा। 10 से 30 के बीच कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, तो 10 से 30 के बीच पहली संख्या जो है भाज्य हुआ क्या 11 है, दूसरी संख्या क्या है 13 है, 15 नहीं है, फिर क्या है 17 है। याद रखिए कोई भी सम 2 को छोड़ के 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है, 2 के बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो हमें विषम में ही ट्राई करना है, और विषम में 5 के अलावा अदर कोई संख्या की इकाई अंक पर 5 आ जाए तो अभाज्य नहीं होगा। चलिए तो 11 13 17, 17 के बाद क्या 19 21, 7 से भाग लगता है 23, 25 तो चेक ही नहीं करना है, 27 9 या 27, और फिर क्या 29, फिर कौन सा 29। सारी अभाज्य संख्या को लिख दिए।
10 से 30 के बीच के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 से 30 के बीच की ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या हैं और इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6। डिवाइड किससे करना होगा? 6 से। चलिए 9 3 12, 12 9 21, 21 7 26, 26 3 29, 1 30, 30 का 0, कैरी क्या रह गया? 3, 3 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 110 बटे क्या? 6। एक बार फिर से हम अपने ऐड को चेक कर लेते हैं। 9 3 12, अब 12 9 21, 21 7, 21 7 कितना होता है? 21 7 28, 28 3 31 1 32। सॉरी गलती हो गया था क्या? हम फिर से चेक करते हैं। 9 3 12, 12 9 21, 9 3 12, 12 9 21 7 28, 28 3 31 1 32। देखिए ऐड करने में मिस्टेक हो गया था। 32 का 2 हम पुनः चेक कर लेते हैं। 9 3 12, 12 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 3, 28 3 हो गया। 31 1 32। इधर से 32। अब चेक कर रहे थे मिस्टेक हुआ, तब इधर से भी कर सकते हैं। 1 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 9 32, 32 का 2, फिर क्या रह गया? 3 3 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 112 बटे कितना? 6। अब इधर से भी कर लीजिए। 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 2 9 2 11। चलिए अब सही है। अब 2 से कट रहा है तो कटा देते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब 3 से तो कटेगा नहीं। चलिए 18.2/3 या 18.66। औसत क्या हो गया? 18.66। तो ये जो था अभाज्य संख्याओं का क्या था? औसत था। अब लास्ट सवाल, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत के बारे में, कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसे सवाल आ जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या क्या, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत 0 + 1 + 2 + 3 + 4। देखिए पूर्ण, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 5 पूर्ण पूछा था तो हम कहां से शुरू किए? 0 से। प्राकृत पूछता तो 1 से। ऐड करिए 1 2 3 3 3 6 + 4 10 बाय क्या 5 बराबर कितना आ गया? 2। तो ये तो बाय प्रोसेस हुआ। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना हो तो एवरेज बराबर प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, जैसे पूछा पूर्ण संख्या का, तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2। जैसे हमें पूछ दिया जाए कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? n-1। n का मान क्या? 15 - 1 बटे कितना? 2, 14/2, अर्थात कितने आ गए? 7। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जारी रखें और फिर जो भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से कहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही।